Hello everyone, welcome to Idle Coaching and this is Krishnakant Singh Bundela and the topic of macroeconomics, the rate theory of rate of interest in Hindi part 5 is here. इस पार्ट में हम न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ लोनेबल फंड्स पर डिस्कशन करेंगे और क्योंकि ये एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन है इसलिए शुरू से अगर आप पार्ट 1 से देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी. न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ लोनेबल फंड्स, एक्चुअली क्लासिकल थ्योरी ने सारे रियल फैक्टर्स लिए थे, इन्होंने मॉनेटरी टर्म्स को बिल्कुल नहीं लिया था. तो न्यू क्लासिकल थ्योरी आई, इसमें मॉनेटरी फंड को भी जोड़ा गया. असल में कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जो बोलते थे कि कुछ भाग मॉनेटरी का भी होना चाहिए क्लासिकल में, जैसे नट विक्शन थे, बर्टिल ओहलिन थे, लिंडाल थे, गनर थे, मिडाल थे, ये सारे स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे. और डीएच रॉबर्टसन, जे वाइनर, ये इंग्लैंड के थे इकोनॉमिस्ट. ये सभी बोलते थे कि क्लासिकल थ्योरी बड़ी इनएडिक्वेट है, यानी कि कमजोर है और अधूरी है, क्योंकि इसने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था मनी के फैक्टर को. तो थ्रिफ्टनेस, वेटिंग टाइम, प्रेफरेंस एंड प्रोडक्टिविटी, कैपिटल की, ये सब छोड़ के मॉनेटरी फैक्टर्स जैसे कि होर्डिंग या डिसहोर्डिंग ऑफ मनी, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय बैंक्स या लोन फॉर द कंजम्पशन, ये सब चीजें इग्नोर की गई थी. रियल फैक्टर से हटकर मॉनेटरी फंड को भी जोड़ा गया न्यू क्लासिकल थ्योरी में. तो जैसे कि पहले क्लासिकल सेविंग्स करते थे और उसके भरोसे में इन्वेस्टमेंट होता था और ये पूरा इंड्यूसमेंट होता था रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से. लेकिन न्यू क्लासिकल ने इस सेविंग्स में और भी चीजें जोड़ दी. वो थे बैंक क्रेडिट्स एंड होर्डिंग्स. उन्होंने कहा कि सेविंग्स ही केवल सोर्स नहीं होता है कि उसी से इन्वेस्टमेंट में पैसा लिया जाए, हम बैंक से भी ले सकते हैं और होर्डिंग्स से भी ले सकते हैं, ये भी जुड़ सकती है. ये सब क्या होती है मैं अभी आपको क्लियर करता हूं. तो इन्होंने कुछ चीज एक्स्ट्रा जोड़ दी है, यानी कि जब सेविंग्स में कुछ चीजें जैसे कि होर्डिंग्स या बैंक क्रेडिट को सप्लीमेंट कर दिया जाए तो वो जो टोटल बनता है दैट इज नोन एज लोनेबल फंड्स. ओके, और इसी की थ्योरी को बोलते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ लोनेबल फंड्स. अब हम ये देखते हैं लोनेबल फंड्स जो है ये कितने प्रकार का होता है. एक तो सप्लाई साइड है इसका, एक डिमांड साइड है. सप्लाई साइड में आते हैं सेविंग्स, डिसहोर्डिंग्स, बैंक मनी और डिसइन्वेस्टमेंट. और डिमांड साइड में आते हैं इन्वेस्टमेंट, डिससेविंग, होर्डिंग. ये सब क्या होता है? सप्लाई साइड यानी जो लोग लोन्स को सप्लाई करेंगे, देंगे, और डिमांड साइड यानी जो लोग लोन लेना चाहते हैं. तो जो सप्लाई करना चाहते हैं वो कौन कौन होंगे? सेविंग करने वाले होंगे, डिसहोर्डिंग वाले होंगे, बैंक मनी वाले होंगे और डिसइन्वेस्टमेंट वाले होंगे. ये सब क्या है? देखिए, सेविंग्स, डिससेविंग्स, डिसहोर्डिंग, होर्डिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सब एक दूसरे के अपोजिट है और एक बैंक मनी है बस. तो अगर हम एक को समझे तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा. सेविंग्स क्या होती हैं? जो लोग अपना हाउस होल्ड या बिजनेस अपना पैसा जमा करके रखते हैं. अधिकतर लोग जमा क्यों करते हैं पैसा? ताकि उनको वक्त बेवक्त वो इस्तेमाल करें. और हो सकता है ऐसे टाइम पे जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाए, हम लोन ना ले पाए, तो अपने पास ही रखें. केवल हाउस होल्ड्स नहीं, बिजनेस भी अपने पास पैसा रखता है, कॉर्पोरेट्स भी अपने पास पैसे रखते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो ज्यादा ब्याज पर किसी और से पैसा ले और फिर उसको चुकाते फिरे. इसलिए अपने पास पैसा सेविंग रखो, वो ज्यादा अच्छा है. देखिए, इसको एक ग्राफ से समझते हैं. ये ग्राफ है, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सेविंग, डिसहोर्डिंग, ये है बैंक मनी और ये डिस इन्वेस्टमेंट. इनका ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है टुवर्ड्स लेफ्ट, और यहां पर जो है इन्वेस्टमेंट, डिससेविंग और होल्डिंग, इनका ग्राफ है डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट. इसका मतलब क्या है? देखिए, यहां पर गैप ज्यादा है, यहां गैप कम है, यानी कि सेविंग्स ज्यादा कहां है? ऊपर, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है. यानी कि जैसे जैसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाओगे तो सेविंग्स भी बढ़ेंगी. लोग बाग पैसा ज्यादा सेव करना चाहेंगे, क्योंकि जब कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है, कोई क्या, गवर्नमेंट बढ़ाती है, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ता है तो लोग ज्यादा सेव करना चाहेंगे, क्योंकि सेविंग्स उनको बाद में ज्यादा ब्याज देगा. तो इसलिए जब ब्याज बढ़ रहे हैं, ब्याज दर बढ़ते हैं, जैसे मान लो बैंक आपको ब्याज ज्यादा दे रहा है, तो आप क्या करोगे? सेविंग ज्यादा करना चाहोगे. इसी का उल्टा होता है डिस सेविंग.
डिस सेविंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास इनकम उतनी नहीं है पर आप खर्च बहुत ज्यादा करना चाहते हो, यानी कि आप कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो अपनी इनकम के हिसाब से, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर एक्सेस है ओवर इनकम, यानी कि इसे कहते हैं नेगेटिव सेविंग्स। इसको कहते हैं नेगेटिव सेविंग्स। यानी कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो बड़े एंशियस होते हैं, मतलब ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हैं, हाउस खरीदते हैं, ऑटोमोबाइल्स खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, और उतना इनकम है नहीं, सब क्रेडिट कार्ड पे खरीद लिया, अब उसके इंस्टॉलमेंट चुकाते फिरो। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सेविंग करने का तो मतलब नहीं है। जब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सेविंग कम हो जाती है कि नहीं? तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिस सेविंग ज्यादा हो जाती है, लोग खर्च ज्यादा करते हैं, ठीक है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओगे तो डिस सेविंग कम हो जाएगी और सेविंग्स बढ़ जाएंगी यहां पर, ठीक है। इसी तरीके से होर्डिंग्स और डिस होर्डिंग होती है। होर्डिंग मतलब क्या होता है? पैसे को अपने पास होल्ड करके रखना। होल्ड करके रखते हैं ना लोग, क्यों रखते हैं होल्ड करके? ताकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो हम अपना पैसा मार्केट में दे देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाएंगे। तो ये क्यों किया जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज्यादा होगा तब होल्डिंग को कम कर दिया जाएगा। होल्डिंग कब ज्यादा होती है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो पैसा छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। पैसा छोड़ना मतलब डिस होल्डिंग करना। अभी होल्डिंग कर रहे हैं, पैसा रख रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हम अपने पास उसको रख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग बाग प्याज को होल्ड कर देते हैं, टमाटर, आलू, ये सब होल्ड कर देते हैं। अभी तो दालों के भी दाम बढ़ गए थे क्योंकि दाल की कमी हो गई थी। तो जिस चीज की कमी हो जाती है उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो प्याज की कमी ये लोग कर देते हैं उसे होल्डिंग करके। तो उसके बाद क्या होता था? 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो प्याज बिकती थी। जब ऐसा रेट बढ़ जाता था उसका, प्याज का, क्योंकि कमी हो गई है, और जिस चीज की कमी हो जाए और डिमांड है तो वो रेट बढ़ जाते हैं उसके। तो फिर ये लोग उस चीज को डिसहोल्डिंग करके पैसा कमा लेते थे। यही होती है होल्डिंग और डिसहोल्डिंग। तो होल्डिंग कब होती है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। तो देखिए ये गैप ज्यादा है, होल्डिंग इतनी सारी होगी। कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर हो, इतने एरिया में हो। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन ने बढ़ाया तो होल्डिंग इतनी सी रह गई। क्यों? क्योंकि उस समय होगी डिसहोल्डिंग, यहां पर होगी डिसहोल्डिंग। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया तो डिसहोल्डिंग कम हो गई, होल्डिंग ज्यादा हो गई। एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसे इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट अपन क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमको प्रोडक्शन करना है। तो बनी बात है, मैं पहले भी बता चुका हूं, इन्वेस्टमेंट अपन ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करते। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज्यादा होता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है क्योंकि ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। और डिसइन्वेस्टमेंट घटता कब है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो व्यक्ति कब इन्वेस्टमेंट नहीं करता है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो तो वो डिसइन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा, यानी कि ज्यादा मात्रा में वो डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि ज्यादा मात्रा में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये ही हुआ उसका उल्टा मतलब। और बैंक मनी का एक ही है, इसका कोई उल्टा नहीं है, बैंक से पैसा लेना, है ना, ये भी एक सप्लाई का सोर्स है। तो अभी आपको ये ग्राफ समझ में आ गए सबके, एस यानी सेविंग, डिसहोल्डिंग, बैंक मनी, डिसइन्वेस्टमेंट, फिर ये इन्वेस्टमेंट, डिस सेविंग्स और ये होल्डिंग्स। अब हम इन सबको कंबाइन करने वाले हैं, तो थोड़ा बुद्धि लगाइएगा, ठीक है। देखिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये लोनेबल फंड्स हैं, ये है होल्डिंग, ये वाला होल्डिंग, और ये डिसहोल्डिंग। जैसा मैंने आपको बताया था, होल्डिंग कब ज्यादा होगी? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, है ना। और डिसहोल्डिंग कब ज्यादा होगी? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा लोग पैसा छोड़ने लगेंगे कमाने के लिए, ओके। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही, इसका भी कर्व ऐसे ही रहेगा। इस तरफ को डाउनवर्ड स्लोपिंग इन्वेस्टमेंट और इस तरफ को डिसइन्वेस्टमेंट। इसके बाद सेविंग्स, सेविंग्स भी इसी तरीके से रहेंगी। और इसके बाद आता है बैंक मनी, यानी कि ये सब जो आपको राइट साइड को स्लोप दिख रहे हैं ये हैं डिसहोल्डिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और बैंक मनी। ये सब है सप्लाई, पैसे की सप्लाई। ज्यादा कब होगी ये? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। आप हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दीजिए, हम पैसा सप्लाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दीजिए, हम सप्लाई नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? होल्डिंग, डिस सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये बढ़ जाएगा। अगर इसका हम एक कंबाइंड ग्राफ बनाएं, यानी कि ये बना दे हम किसके लिए? डिमांड साइड के लिए।
ये डिमांड है लोनेबल फंड्स का, और ये है सप्लाई साइड, यानी इन सब चारों को अपन ने यहां पर एक में समाहित कर लिया। तो ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इक्विलिब्रियम का, जो अगर ले आया जाए तो लोग बाग ये सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे, यानी इनका होर्डिंग डिसहोर्डिंग में बदल जाएगा, उनका सेविंग्स डिससेविंग में बदल जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में बदल जाएगा, और बैंक मनी भी मिल जाएगा। देखिए यहां पर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से नीचे है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सबको सब पर लागू हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन अगर हमारी आ गई तो हमारा काम बन सकता है। ये कहते थे न्यू क्लासिकल्स की थ्योरी वाले। थैंक यू, टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि न्यू क्लासिकल्स में क्या कमी थी, इसका क्रिटिसिज्म क्या है।